12 मार्च 1993 दोपहर के लगभग 1:30 बजे मुंबई हमेशा की तरह भाग रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले 2 घंटे में शहर की रूह कांपने वाली है। एक के बाद एक 12 धमाके हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग, हर तरफ सिर्फ धुआं, चीखे और बिखरी हुई लाशें थी। इस काले दिन ने 250 से ज्यादा बेगुनाहों की जान ले ली और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मुंबई थम सी गई थी, पर इस तबाही के पीछे बैठा मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम कराची में धमाकों का मजा ले रहा था, जिसको बॉलीवुड का कप्तान कहा जाता था। जब किसी बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और एक्टर्स के घर का लैंडलाइन बजता था तो पूरा परिवार कांप उठता था। तब मुंबई के अंदर उस दौर में एक नया खौफ पनप रहा था। एक ऐसा नाम जो डी कंपनी का मुंबई में सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरा। वो नाम था अब्बू सलेम। नमस्कार, मैं हूं अरुणा त्यागी और आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। 1960 का दशक, उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला और वहां का एक छोटा सा कस्बा सराय मीर। इस कस्बे की एक मिडिल क्लास फैमिली में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है अब्बू सलेम अब्दुल कय्यूम अंसारी। उस दौर में सलेम का परिवार बाकी लोगों से अलग और इज्जतदार था, क्योंकि उसके पिता कस्बे के एक जाने माने वकील थे। घर का माहौल ऐसा था जहां कानून की बातें होती थी, तहजीब थी और बच्चे के लिए एक अच्छे सुनहरे भविष्य के सपने देखे जा रहे थे। अब्बू सलेम का बचपन भी आम बच्चों की तरह ही स्कूल की पढ़ाई, खेलकूद और दोस्तों के बीच हंसी खुशी गुजर रहा था। सब कुछ बेहद शांत और सामान्य था। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब एक सड़क हादसे में सलेम के पिता की मौत हो गई। घर टूट चुका था और वकील साहब के परिवार के सामने अब 2 वक्त की रोटी का संकट खड़ा था। सलेम की पढ़ाई छूट गई। घर चलाने के लिए उसने मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम किया। अपने इंटर स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद इन तंग गलियों और गरीबी में सलेम का दम घुटने लगा था। उसकी आंखों में बड़े सपने और रातों रात अमीर बनने की एक खतरनाक जिद पनप रही थी। इसी जिद की उंगली पकड़कर एक दिन वो आजमगढ़ की मिट्टी छोड़ देश की राजधानी दिल्ली में उसने पेट पालने के लिए टैक्सी ड्राइवरी का काम शुरू किया। दिल्ली की सड़कों पर स्टीयरिंग घुमाते हुए वो सिर्फ गाड़ी नहीं दौड़ा रहा था, बल्कि अपनी किस्मत बदलने का रास्ता ढूंढ रहा था। लेकिन दिल्ली का यह सफ़र बहुत लंबा नहीं चला। कुछ ही समय में बड़े ख्वाब और ज़्यादा पैसे कमाने की भूख उसे साल 1985 में माया नगरी मुंबई खींच लाई। 1980 से 1990 का माहौल ऐसा था कि हर कोई भाई बनना चाहता था। कईयों के लिए दाऊद इब्राहिम रोल मॉडल बन चुका था और वो उनकी तरह बनना चाहता था। मॉल में भी उस तरह के लोग आते थे जो अपनी भाईगिरी दिखाते थे और अब्बू सलेम उनसे काफ़ी प्रभावित हो गया था। उसने अंधेरी और बांद्रा के बीच ब्रेड डिलीवरी बॉय, कपड़ों की दुकान पर काम करना शुरू किया। सलेम ने अंधेरी में एक रियल एस्टेट ब्रोकर के तौर पर भी हाथ आजमाया। इसी दौरान अब्बू सलेम पर पहला केस दर्ज हुआ। पैसों के लेन देन को लेकर सलेम का अपना ही एक साथी से विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि सलेम ने आव देखा ना ताव उस पर जानलेवा हमला कर दिया। चीख पुकार मची और कुछ ही देर में सलेम के खिलाफ अंधेरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर हो गई। हालांकि कुछ खास हुआ नहीं और कहा जाता है कि उसके बाद सलेम ने एक एसटीडी बूथ चलाने का काम शुरू किया, लेकिन उसका मन सीधे रास्तों पर नहीं लग रहा था। इसी एसटीडी बूथ पर बैठते बैठते उसके संपर्क डी कंपनी के गुर्गों से होने लगा। सलेम की चालाकी और तेजी को देखते हुए जल्द ही उसकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस इब्राहिम से कराई गई। अनीस को एक ऐसे लड़के की तलाश थी जो बिना किसी शक के शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक हथियारों की डिलीवरी कर सके। आजमगढ़ का लड़का अब डी कंपनी का सबसे भरोसेमंद हथियार सप्लायर बनने की राह पर कदम रख चुका था। इसी खौफनाक शुरुआत के बीच सलेम की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसकी मुलाकात जोगेश्वरी की रहने वाली 17 साल की समीरा जुमानी से हुई। समीरा के घर वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। दोनों ने भागकर शादी कर ली। समीरा नाबालिग थी। उसके घर वालों ने अब्बू सलेम पर केस कर दिया, लेकिन समीरा के कारण सलेम केस से बच निकले और दोनों साथ में रहने लगे। सलेम को बॉलीवुड फिल्मों का एक अजीब सा पागलपन था।
वो फिल्मों का इतना बड़ा शौकीन था कि जब उसके घर 2 बेटों का जन्म हुआ तो उसने अपने बड़े बेटे का नाम एक मशहूर बॉलीवुड एक्टर के नाम पर रख दिया। साल 1992 आते आते डी कंपनी के भीतर अबू सलेम को उसकी एक खास काबिलियत के लिए पहचाना जाने लगा। गाड़ी चलाने की जबरदस्त रफ्तार और सही समय पर सामान पहुंचाने की कला। दिल्ली में टैक्सी चलाने का उसका पुराना तजुर्बा अब जुर्म के रास्तों पर काम आ रहा था, जिसके कारण गैंग में उसे अबू सामान का नाम दिया गया। 1993 की शुरुआत में अनीस इब्राहिम के इशारे पर उसने मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे खतरनाक मिशन को अंजाम दिया। जनवरी 1993 में वो गुजरात के तटीय इलाके दिघी पोर्ट गया और वहां से RDX मॉडर्न हथियारों की एक बड़ी खेप मारुति वैन के गुप्त खानों में छुपाकर मुंबई लाया। इसी दौरान जनवरी 1993 में सालेम अपने साथियों बाबा मूसा चौहान और समीर हिंगोरा के साथ बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के पाली हिल स्थित बंगले पर पहुंचा और उन्हें 3 AK-56 राइफलें, मैगजीन और हैंड ग्रेनेड सौंपे। संजय दत्त और अबू सलेम की दोस्ती कब दुश्मनी में बदली, इसको S. हुसैन जैदी की पुस्तक माय नेम इज अबू सलेम में बताया गया है। उनके अनुसार साल 2001 में जब अबू सलेम की डी कंपनी के साथ भयंकर अनबन चल रही थी और छोटा राजन और छोटा शकील उसके खून के प्यासे बने हुए थे, तब सलेम अमेरिका में अपनी पहचान छुपा कर रह रहा था। उसी दौरान सलेम ने संजय दत्त को कॉल किया और कहा कि वो न्यू जर्सी में एक बड़े बॉलीवुड लाइव शो में शामिल होने आ रहा है, जहां वो संजय दत्त और बॉलीवुड के अपने दूसरे दोस्तों से मिलना चाहता है। सलेम अपनी लोकेशन पूरी तरह गुप्त रखना चाहता था, इसलिए उसने इस बात की जानकारी सिर्फ और सिर्फ संजय दत्त को ही दी थी। लेकिन आखिरी वक्त पर सलेम को खुफिया जानकारी मिली कि छोटा शकील के आदमियों ने उस शो की रैकी कर ली है और उसे न्यू जर्सी में ही मारने का पूरा प्लान बना चुके हैं, जिसके बाद सलेम ने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। इस सीक्रेट लीक के पीछे सलेम को संजय दत्त पर पूरा शक हुआ और वो गुस्से से पागल हो उठा। करीब 4 महीने बाद सलेम ने बदला लेने के लिए अपने 4 खूंखार शूटर्स को संजय दत्त को जान से मारने की सुपारी देकर गोवा भेज दिया, जहां संजय दत्त उस वक्त अपने दोस्त और बॉलीवुड डायरेक्टर संजय गुप्ता के साथ फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। सलेम ने शूटर्स को साफ हिदायत दी थी कि या तो संजय दत्त को गोवा में ही खत्म कर दो या फिर मुंबई लौटते वक्त एयरपोर्ट पर ही मार गिराओ। जैसे ही संजय दत्त को भनक लगी कि उनकी जान के लिए शूटर्स आ चुके हैं, उन्होंने तुरंत सलेम के एक बेहद करीबी व्यक्ति से बात की, लेकिन सलेम किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था और उन्हें माफ करने के लिए बिल्कुल मूड में नहीं था। कोई रास्ता ना देखकर संजय दत्त ने फिल्म निर्माता और अभिनेता अकबर खान से कांटेक्ट किया और उनसे अबू सलेम के बीच समझौता करवाने की भीख मांगी। सलेम अंडरवर्ल्ड में अकबर खान की बहुत रिस्पेक्ट करता था और उनकी बात कभी नहीं टालता था। अकबर खान के दखल देने और समझाने के बाद सलेम का गुस्सा शांत हुआ और उसने अपने शूटर्स को सीधे निर्देश जारी किए, जब तक संजय दत्त अकबर खान की गाड़ी में बैठे हैं उन पर गोली नहीं चलनी चाहिए। इस तरह अकबर खान की बातचीत से संजय दत्त की जान बाल बाल बची। फिर आया वो काला दिन जब 12 मार्च 1993 में इन हथियारों और RDX से मुंबई में एक के बाद एक 12 धमाके हुए, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। धमाकों के तुरंत बाद जब पुलिस की जांच तेज हुई तो अपनी गिरफ्तारी तय देखकर सलेम साल 1993 के अंत में लखनऊ भागा। वहां उसने जाली दस्तावेजों के सहारे अकील अहमद आजमी के नाम से और अपनी पत्नी समीरा के लिए सबीना आजमी के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया और भारत से सीधे दुबई फरार हो गया। दुबई पहुंचते ही साल आया 1994 में उसने दाऊद के भाई अनीस के साथ मिलकर डी कंपनी का नया सिंडिकेट संभाला, जिसका मुख्य काम था बॉलीवुड सितारों, बिल्डरों और बड़े व्यापारियों से जबरन वसूली करना। सलेम फोन पर डराकर करोड़ों रुपए वसूलने लगा और जो पैसा नहीं देता उसे रास्ते से हटाने के लिए शूटर भेज देता। साल 1995 में उसने मुंबई के मशहूर बिल्डर प्रदीप जैन की उनके दफ्तर में सरेआम हत्या करवा दी।
क्योंकि उन्होंने सलेम की मर्जी के बिना अपनी कीमती जमीन का सौदा करने से इनकार कर दिया था। इस मर्डर के बाद बॉलीवुड में सलेम का खौफ 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिल्मों के इसी धंधे और चकाचौंध के बीच साल 1997 में सलेम की जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आया, जब उसकी मुलाकात उभरती हुई एक्ट्रेस मोनिका बेदी से हुई। सलेम मोनिका के प्यार में इस कदर पागल हो गया कि उसने दुबई में रहने वाली अपनी पत्नी समीरा जुमानी को साल 1998 में डाइवोर्स दे दिया और समीरा हमेशा के लिए अपने बच्चों को लेकर अमेरिका चली गई। मोनिका को फिल्मों में काम दिलाने के लिए सलेम अब सीधे डायरेक्टर्स को धमकी भरे फोन करने लगा और इसी दौरान अगस्त 1997 में उसने टी सीरीज के मालिक और कैसेट किंग गुलशन कुमार की मुंबई के एक मंदिर के बाहर सरेआम हत्या करवा दी, क्योंकि गुलशन कुमार ने सलेम की रंगदारी की मांग के आगे झुकने से साफ मना कर दिया था। इस हत्याकांड ने दाऊद इब्राहिम को भी नाराज कर दिया था, क्योंकि इससे डी कंपनी पर पुलिस का दबाव बढ़ गया था। नतीजा ये हुआ कि साल 1998 से लेकर 1999 के बीच पैसों के बंटवारे और वर्चस्व को लेकर अबू सलेम का दाऊद के खासम खास छोटे शकील से भी भयंकर विवाद हो गया। सलेम ने दाऊद का साथ छोड़ दिया और अपनी खुद की एक अलग गैंग बना ली, जिससे नाराज होकर छोटा शकील ने उसके पीछे अपने शूटर लगा दिए। दाऊद और मुंबई पुलिस दोनों से बचने के लिए सलेम साल 2000 में मोनिका बेदी के साथ दुबई छोड़कर यूरोप भाग गया और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में छिपकर रहने लगा, लेकिन कानून के हाथ लंबे थे। सितंबर 2002 में इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर पुर्तगाल पुलिस ने अबू सलेम और मोनिका बेदी को लिस्बन से फर्जी पासपोर्ट के मामले में गिरफ्तार कर लिया। भारत सरकार ने तुरंत उसके एक्स्ट्राडिशन की कोशिशें शुरू की और 3 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद नवंबर 2005 में इस शर्त पर सलेम को भारत लाया गया कि उसे भारतीय कानूनों के तहत फांसी या 25 साल से ज़्यादा की जेल नहीं दी जाएगी। साल 2005 से 2014 में एक बार ये भी सामने आया कि मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद रहने के दौरान भी अबू सलेम का फिल्मी शौक कम नहीं हुआ था। खबरों के मुताबिक भारी पुलिस सुरक्षा के बीच जब उसने ट्रेन से लखनऊ की अदालत में पेशी पर लाया जा रहा था, तब उसने पुष्पक एक्सप्रेस में ही मुंब्रा की रहने वाली सैयद बहार कोसर उर्फ हीना नाम की महिला से चोरी छिपे फोन पर निकाह कर लिया। शुरुआत में अबू सलेम और उसके वकीलों ने इसे मीडिया का रूमर बताते हुए पूरी तरह खारिज कर दिया था और मानहानि के केस में धमकी भी दी थी, लेकिन इस कहानी में असली मोड़ साल 2015 में आया, जब टाडा कोर्ट के आदेश पर हुई पुलिस जांच के बीच खुद उस महिला ने अदालत में अर्जी दाखिल कर दी। महिला का ये दावा था कि इस ट्रेन निकाह की अफवाह के कारण समाज में उसकी इतनी बदनामी हो चुकी है कि अब कोई उससे शादी करने को तैयार नहीं है, इसलिए वो कानूनी तौर पर सलेम से ही शादी करना चाहती है। जेल में बंद सलेम ने भी महिला की बदनामी की भरपाई करने के लिए शादी पर अपनी लिखित सहमति दे दी थी, लेकिन कानून ने इस गैंगस्टर के अरमानों पर पानी फेरते हुए सुरक्षा कारणों से उसे शादी के लिए पैरोल देने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार इंसाफ का दिन आया और जून 2017 में मुंबई की विशेष टाडा कोर्ट ने प्रदीप जैन मर्डर केस और 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट में मुख्य साजिशकर्ता होने के जुर्म में अबू सलेम को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम जेल की सलाखों से हमेशा के लिए बाहर आना चाहता था। साल 2005 में जब सलेम को पुर्तगाल से भारत एक्सट्रीडिएट किया गया था, तब भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत सवर्नियम एश्योरेंस दिया था कि इस गैंगस्टर को 25 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दी जाएगी। इसी कानून की ढाल बनाकर सलेम हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा। उसकी दलील ये थी कि जेल में बिताए गए सालों और जेल मैनुअल के मुताबिक अच्छे व्यवहार के बदले मिलने वाली कानूनी छूट रिमिशंस को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो उसकी 25 साल की मियाद पूरी हो चुकी है, इसलिए अब उसे एक आज़ाद परिंदे की तरह रिहा कर दिया जाना चाहिए। सलाखों के पीछे बंद सलेम को उम्मीद थी कि कानून की ये बारीकी उसे जल्द ही खुली हवाओं में ले आएगी,
लेकिन कानून के गलियारों में कहानी ने एक बेहद सख्त मोड़ ले लिया। बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने सलेम के इन अरमानों पर पानी फेरते हुए उसकी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि 1993 के मुंबई बम धमाकों जैसे जघन्य अपराधों के दोषी को अच्छे व्यवहार की सामान्य छूट का फायदा नहीं दिया जा सकता। उसे एक्चुअल इम्प्रिजनमेंट के पूरे 25 साल सलाखों के पीछे ही काटने होंगे। अदालत के इस फैसले के बाद ये साफ हो गया कि सलेम की रिहाई 10 नवंबर 2030 से पहले नामुमकिन है। महाराष्ट्र सरकार ने भी कोर्ट में कड़ा रुख अपनाते हुए ये स्पष्ट किया कि अपने गुनाहों की गंभीरता के हिसाब से सलेम को कम से कम 60 साल जेल में बिताने चाहिए थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संधि का सम्मान करने के लिए उसे 2030 में छोड़ दिया जाएगा। इस तरह खुद को कानून से बड़ा समझने वाला डॉन का ये आखिरी कानूनी दांव भी नाकाम हो गया और वर्तमान में उसे सुरक्षा कारणों से नासिक सेंट्रल जेल की तन्हाई में अपनी सजा के बचे हुए साल काटने के लिए छोड़ दिया गया है। तो ये थी कहानी अबू सलेम की, उस गैंगस्टर की जो माया नगरी मुंबई में हीरो बनने आया था, लेकिन अपनी खौफनाक जिद और गुनाहों के कारण अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा विलन बनकर रह गया। लेकिन उसकी चकाचौंध, दहशत और बॉलीवुड से जुड़े किस्से आज भी अदालतों और इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अपराध की सीरीज में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक और खौफनाक नाम और एक और दिलचस्प दास्तां के साथ। आप किस माफिया, गैंगस्टर या बाहुबली की अनकही कहानी विस्तार से जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अनकोट मीडिया को सब्सक्राइब करें, ताकि आप जुर्म और राजनीति का अगला बड़ा एपिसोड मिस ना करें। धन्यवाद।